घूंघट रखना संस्कार जो है वो हमारा शर्म का संस्कार है। सरपंच बनी तब भी हमने महिला शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए। ब्रिज कोर्स, हाँ, लड़ाइयाँ, देखिए सबसे पहला काम हमने विश्वास जमाने का काम किया। मैं जोधपुर से हूँ और स्कूली शिक्षा सोफिया में पढ़ी हुई हूँ, इंग्लिश मीडियम से रही। नमस्कार, मेरा नाम है ममता और आप देख रहे हैं द खटक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज द खटक की इस खास बातचीत में हमारी बातचीत होगी एक ऐसी नारी शक्ति से जिन्होंने अपने सफ़र को कुछ इस कदर तय किया कि एक पूरे गांव में कमाल ही कर दिखाया एज ए सरपंच, गांव के सरपंच रहते हुए। और गोपालपुरा गांव सुजानगढ़ का, चूरू जिले का सुजानगढ़ पहले ज़िला बना था, हालांकि अभी वो ज़िला नहीं रहा है। और उसमें एक गांव है गोपालपुरा ग्राम पंचायत। बहुत ही अद्भुत गांव है। जब आप वहाँ जाएंगे तो पाएंगे कि बहुत ही आपको अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी विकास के नाम पर, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। और वहाँ की सरपंच है सविता जी राठी, मैम हमारे साथ है। नमस्ते मैम। नमस्ते। सबसे पहले तो बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जानना चाहेंगी कि चलो आप अभी सरपंच है फिलहाल गांव की, इससे पहले बात करते हैं आपके बचपन की। बचपन आपका कैसा रहा? कहाँ आपका जन्म हुआ? कैसे पले बड़े? क्या आपकी स्कूली शिक्षा है वो रही? मैं जोधपुर से हूँ और स्कूली शिक्षा सोफिया में पढ़ी हुई हूँ, इंग्लिश मीडियम से रही। और कॉलेज की मैंने वहाँ हमारे पीहर में। अचानक ऐसे कुछ सगम चांसेस थे कि 15 साल की मैं थी और मेरी शादी हो गई। 15 साल की उम्र में शादी हो गई? हाँ जी। देखिए मैम, ये अपने राजस्थान में या कहीं मारवाड़ के क्षेत्रों में ये चीज़ रही, बहुत कम उम्र में शादी करवा देना, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और उस वक्त में जान सकते हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी जो जीजा है वो तो 18 साल की हो गई, शादी हुई। तो कुछ ऐसे सरकम चांसेस थे कि मेरी शादी जल्दी हो गई। तो 15 साल की मैं थी और जोधपुर का माहौल, सोफिया में हम पढ़ते थे, नाइट शो मूवी देखना, एवरी सैटरडे रेस्टोरेंट जाना, ये हमारी लाइफ स्टाइल थी। उस लाइफ स्टाइल से मैं अचानक गोपालपुरा, जहाँ की उस समय गैस भी नहीं हुआ करता था, चूल्हे पे रोटी बनती थी, तो जो माहौल एक वहाँ का था, वहाँ से अचानक ये माहौल। हाँ, लेकिन मेरे ससुराल के लोग काफ़ी अच्छे थे और उनकी हेल्प से मैंने पूरा जो यहाँ का कल्चर था उसको भी अडॉप्ट किया। और फिर हम लोगों के संस्कार भी ऐसे ही होते कि हम एडॉप्शन जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, आपने जब आपकी शादी हुई थी तब आपकी स्कूल की शिक्षा हो गई थी पूरी? मेरी स्कूलिंग हो गई थी लेकिन मेरा कॉलेज का पीरियड चल रहा था। शादी के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी, 2 साल तक मैंने पढ़ाई की। फिर उसके 14 साल बाद में मुझे अचानक लगा कुछ करना चाहिए, लॉ करें। तो मैंने 14 साल बाद में LLB किया। वो शादी के 14 साल बाद? हाँ, जब मेरे 2 बच्चे हो गए, थोड़े बड़े हो गए, तो फिर मैंने चूरू से लॉ किया था। अच्छा, बाद में आपको लगा कि अभी करना चाहिए आगे, तो फिर आपने लॉ किया। बोले तो कि आप एडवोकेट भी है सरपंच के साथ साथ। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर उस टाइम जब पढ़ाई, देखिए जोधपुर का माहौल अलग मिला होगा आपको, चूरू का, यहाँ पर आपका ससुराल अलग माहौल, फिर यहाँ आपने फिर शादी के बाद पढ़ाई, कहीं वो चीज़ें रही कि परिवार की तरफ से सपोर्ट था? फिर ये देखना पड़ा कि यार यहाँ पर एजुकेशन का थोड़ा कम है, यहाँ पर महिला एजुकेशन कैसी है? आप अपने हिसाब से बताइए जो आपने फील किया। यहाँ तो एजुकेशन का देखिए, हालांकि मेरी ससुराल है, पर जोधपुर के लेवल में यहाँ की एजुकेशन काफ़ी लो थी जिस समय मैंने यहाँ पे अपना शादी होके जब मैं आई थी। हालांकि हमारे घर में जो है लेवल, मैंने काफ़ी कोशिश की, हमारे जितने भी बच्चे थे सभी को हमने आगे बढ़ाया। हालांकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे तो नेचुरली हमारे घर में पढ़ाई का माहौल था, इसीलिए वो डॉक्टर थे। फिर भी महिला शिक्षा के नाते हमने काफ़ी कोशिश की, पहले परिवार में और उसके बाद में जब मैं सरपंच बनी तब भी हमने महिला शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए। ब्रिज कोर्स एक हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा कदम था, जिसमें ऐसी बच्चियाँ जो 9 साल, 10 साल, 11 साल की हो गई थी और उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, बकरी चरा रही है, घर का काम कर रही है, ऐसी बच्चियों को हमने 6 महीने तक रेजिडेंशियल कोर्स
उनका करवाया रेजिडेंट, एक ही जगह हमने रखा उनको और उसमें 60 बच्चियों के हमने बैचेज लिए और उसके बाद में उनको सीधा 5th क्लास का एग्ज़ाम दिलवा कर 6th में हमने एडमिशन उनके करवाए। महिला शिक्षा पर आपका जोर रहा है शुरुआत से। और कन्या विद्यालय भी हमने अलग से गोपालपुरा में बनाई और उसका उद्घाटन तो हमारी तत्कालीन राज्यपाल प्रतिभा जी पाटिल ने भी किया था। तो ऐसा करके आज के दिन हमारा जो बच्चों के नॉमिनेशन होते हैं उसमें हमारी लड़कियां बाजी मारती हैं। अच्छा। हाँ, बच्चे अगर हमारे, लड़के अगर हमारे 1000 हैं तो लड़कियां हमारी 1200 मिलेंगी। अच्छा, ज़्यादा है कम नहीं है? ज़्यादा है। चलो ये तो ठीक है। फिर यहाँ पर LLB करना, फिर एकदम से राजनीति की तरफ जाना, ये आपको इंटरेस्ट आया था कि मुझे राजनीति में जाना है, सरपंच होने? आप पहली बार राजनीति 2005 में आप पहली बार सरपंच हाँ, होने? बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैंने 1999 में ब्लॉक का भी चुनाव लड़ा था। अच्छा। तो देखिए, राजनीति हम भी वैसे ही लोग थे जो ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशन करते पर वोट देने नहीं जाती। हम भी उसी में से लोगों में से थे। सरपंच का चुनाव और जो ब्लॉक मेंबर का चुनाव है ये मेरे गांव की डिमांड थी और मेरे हस्बैंड डॉक्टर प्रकाश राठी, उनका एकदम स्ट्रांगली थॉट था कि चुनाव लड़ना चाहिए। अगर समाज सेवा, हालांकि मैं कई NGO से भी जुड़ी थी, लेकिन उनका था कि समाज सेवा करनी तो आप इलेक्शन फाइट करो, पॉलिटिक्स में आओ, फिर आप स्ट्रांगली समाज सेवा करो। तो मैंने चुनाव लड़ा। फर्स्ट चुनाव तो हम हारे थे और फिर जब मैंने 2005 में सरपंच का चुनाव लड़ा तो ये हम जीते थे। उसके बाद आप मतलब अभी आपका सरपंच 3 बार आप सरपंच रह चुके हैं इस गाँव के? जी हाँ, ये तीसरा टर्म है आपका। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे जहाँ पर जिस गांव में महिला सरपंच होती है, ये राजस्थान के कुछ हिस्सों में एक ऐसी पता नहीं प्रथा ही चली आ रही है, या जैसे सरपंच महिला होती है लेकिन जो सारे कामकाज होते हैं सरपंच वाले वो उनके पति करते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि लोग आ रहे हैं, टैग तो आपका है, सिर्फ नाम आपका है कि सविता राठी, लेकिन आपके हस्बैंड के पास लोग आ रहे हैं कि सरपंच साहब यार रोड बनवानी है, ऐसा कुछ हुआ क्या कभी? नहीं, मेरे हस्बैंड, मैंने जैसे पहले बताया आपको, डॉक्टर और डॉक्टर रहने के साथ में यहाँ काफ़ी पॉपुलर थे। तो लोग उनके पास नेचुरली आते ही थे सारे लोग, लेकिन उनका स्ट्रिक्टली यही था कि सब चुनाव उन्होंने लड़ा है, आपको कोई काम है तो उन्हीं के पास है। अच्छा, मेरे पास को आपकी तरफ पहले से मेरे पास आप सिर्फ पेशेंट के रूप में आइए, बाकी इसके अलावा कोई बात नहीं करनी। और मुझे उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया कि आप अपना काम खुद देखें और उसी वजह से मैं मेरा सारा काम खुद ही देखती हूँ। अच्छा, आप इस चीज़ को कहाँ तक मानते, जब नाम सिर्फ होता है कि पत्नी सरपंच है लेकिन जो फिर सारे काम है वो उनके पति ही करते हैं, और यहाँ तक कि लोग अगर कहीं बुलाते भी है ना रिबन कट के लिए भी, तो उनके पति को ही बुलाते कि सरपंच जी, फिर नाम वो सरपंच जी उनको बोलते, बस नाम डॉक्यूमेंट्स में रह जाता है। बहुत गाँव में ये स्थिति आज भी है? नहीं है। मैं 2005 में जैसे पहली बार सरपंच बनी थी तो मैक्सिमम से भी मैक्सिमम हम यही देखते थे कि हस्बैंड या उनके ससुर या उनके कोई जेठ, यही लोग संभालते थे। धीरे धीरे सुधार हुआ है काफ़ी। अब मैं देखती हूँ, समझती हूँ कि काफ़ी महिला सरपंच एक्टिव हुई हैं और स्ट्रांगली अपनी पंचायतों में काम कर रही हैं, और जो काम कर रही हैं हो सकता है वो अपने हस्बैंड का कुछ सहयोग ले लें, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर फिर भी डिसीज़न मेकर वे खुद हैं। कई हमने अभी जैसे यशस्वी सरपंच का जो हमारा प्रोग्राम था बीकानेर में, अल्ट्रा ट्रैक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका की तरफ से, मैं बहुत सी ऐसी सरपंच महिलाओं से मिली जो खुद काम करती हैं। बहुत अच्छा लगता है उन्हें देख के। ये तो एक अच्छा निर्देश है और अच्छी पहल है कि अब खुद आगे आने लगी है। तो कभी कभी ये होता है कि सरपंच ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते हैं और सरपंच बन जाते हैं, या फिर आप क्या देखते हैं कि एजुकेटेड होते हैं तो ही अच्छा काम करवा पाते हैं, या फिर ऐसा कि नहीं काम करवाने की क्षमता होनी चाहिए, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एजुकेशन कोई मुद्दा नहीं है। आदमी कितना सीखता है अपने अनुभव से और कितना उसका नॉलेज है और एडॉप्शन कितना है, यही सबसे बड़ी बात है। हाँ, उसमें अगर एजुकेशन साथ में हो तो प्लस पॉइंट हो जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अनपढ़ आदमी, हाँ, पढ़ा लिखा साहब बहुत कुछ कर सकता है, अनपढ़ कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। कई जगह हम देखते हैं अनपढ़ लोग इतने ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि वो हर चीज़ एडॉप्ट कर लेते हैं।
और पढ़े लिखे लोग इस घमंड में रह जाते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। ऐसे ही नहीं है, जहाँ पे एडॉप्शन की भावना है, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी एडॉप्शन करते हैं, बहुत अच्छा कर जाते हैं, अनपढ़ है वो भी एडॉप्शन करते हैं, तो दोनों ही लोग अच्छा कर जाते हैं। अच्छा देखिए, अपने राजस्थान में तो घूंघट जैसी प्रथा भी है। आप सरपंच बन गए, उसके बाद लोगों में जाते थे, आपका तो यहाँ ससुराल है, क्योंकि ससुराल में ही घूंघट निकालना पड़ता है, तो आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? कभी घूंघट निकाला आपने? नहीं, मेरे ससुराल में कभी घूंघट था ही नहीं, तो हमने कभी घूंघट लिया नहीं। एक पल्लू की जरूर प्रथा थी, वो भी अब हमारे ससुराल में तो हट चुकी है। मैं खुद ही लेती हूँ, बाकी मेरे घर में या मेरे और जगह में, लेकिन गांव के अंदर अभी भी हमारी पल्लू प्रथा है, पर घूंघट हमारे यहाँ था नहीं, तो इसलिए किसी को अजीब नहीं लगा मैं बिना घूंघट जब घूमती थी। हालांकि आज भी घूंघट प्रथा है। मैं महिलाओं से अपील करूंगी कि घूंघट रखना संस्कार जो है वो हमारा शर्म का संस्कार है, वो रखें, उसके लिए उसका पालन करें। देखिए, सबको अधिकार है अपना चेहरा जैसे, लेकिन घूंघट जो है वो कोई शर्म का कोई पर्दा नहीं है। उसके लिए अपने बड़े बुजुर्ग को समझाएं और फिर उस प्रथा को अलग करें। बिल्कुल, क्योंकि अभी इस वक्त में कई बार ये होता है कि जब कोई घूंघट नहीं निकालते तो उनको वो है कि आप ऐसे कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार नहीं है, घूंघट निकाल नहीं रहे हो, चीज़ें भी सामने आती। अच्छा देख, और चलो, एक पुरुष प्रधान समाज में एक महिला का सरपंच बन के आगे आना जानना, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है आपने अपने काम के लिए? हाँ, लड़ाइयाँ, देखिए, सबसे पहला काम हमने विश्वास जमाने का काम किया। मैं, आप देखिए, सुजानगढ़ रहती हूँ और गोपालपुरा यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये लगा कि मुझे लोगों के अंदर एक विश्वास की ज्योति जलानी चाहिए। तो हमारा पंचायत भवन जो हमें मिला था उस समय, एक टूटा फूटा एक कमरा था जिसके पास में गाय रहती थी और एक फटी हुई दरी, बिना कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन भी नहीं था। मैं सुबह से लेकर रात तक वहीं बैठती थी ताकि लोग मेरे से डायरेक्ट मिल सके, मेरे से कनेक्ट हो सके, ताकि मिडल मैन बिल्कुल नहीं रहे। तो ये चीज़ होने से एक विश्वास कायम हुआ, लोगों को लगा ये हमारे लिए काम करेगी। फिर हमने उनके लिए लड़ना चालू किया, तो हमारे सामने कई चीज़ें सामने आई, जैसे हमारी अधिकतर लोग खेती और मजदूर हैं या मजदूरी करते हैं, और बहुत ही औसत लेवल की परिवार हमारी पंचायत के ज़्यादा है। उसके लिए गोचर भूमि की लड़ाई है, उसके लिए तालाब की लड़ाई है, उसके लिए पहाड़ों को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हम लगातार लड़ते आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो माइनिंग होती है, माइनिंग के लोगों से हम लगातार लड़ते आ रहे हैं। उन्हें हम अपील करते हैं कि आप गोचर में, आप अधिक गोचर में खनन नहीं करें, पहाड़ों को नहीं खोदें, ताकि क्या है कि हमारे तालाब में 12 महीने पानी रह सके। और उस पानी से, देखिए, जो हमारा वाटर लेवल 2005 से पहले 400 फीट पे था, हमने ऐसे कई सारे काम किए जिससे आज के दिन हमारा वाटर लेवल 10 फीट पे, 15 फीट पे है। तो ये मीठा पानी हमें मिलने लगा है। हमें अपनी योजना का पानी जो है वो 2018 में मिला। 2008 में हमारे यहाँ लाडनू से जो सप्लाई आती थी वो बंद हो गई। हमने हमारे एरिया में बोरिंग की, उससे 10 साल तक इतने बड़े गांव में हमने अपनी बोरिंग से 10 साल पानी का सप्लाई किया। गाँव वालों को शिकायत नहीं है पानी की अब, मतलब? हाँ, पानी के मामले में हम कह सकते हैं कि फुली आत्मनिर्भर है। कम आना एक अलग बात है, पर ऐसा नहीं है कि जैसे अभी चारों तरफ हाय हाय हो रखी है, लेकिन मेरे गांव में हर अल्टरनेट डे पे पानी पहुंच जाता है। अच्छा, इसी जैसे सरपंच का चुनाव लड़ना आसान नहीं होता है। जैसे मान लो एक गांव का सरपंच बनता है तो भी एक गांव के वोटर्स होते हैं, 2000 वोटर से, तो जब 2 कैंडिडेट होते थे कि हजार, तो ये है कि एक वोट से सरपंच हार जाता है। इस चुनाव को, मतलब एमएलए के चुनाव से भी कठिन सरपंच जो है ना वो संघर्ष करता है। आपका कैसा रहा? 3 बार चुनाव लड़े हैं आप। देखिए, मेरा चुनाव, मैं आपको फ्रैंकली बोल दूं, मैं लड़ती ही नहीं। मेरा चुनाव गांव के लोग ही लड़ते हैं और वही मुझे सरपंच बनाते हैं। और जैसा कि कई मिथक सुनने में आते हैं, ये खर्च वो खर्च, हमारे चुनाव में कभी खर्च, आप कभी नहीं करते हो? खर्च होता ही नहीं। गांव के लोग खुद जब चुनाव लड़ाते हैं
तो वो कोई खर्च मुझसे करवाते अच्छा, नहीं इस पे आप क्या कहना चाहोगे? जो गांव में सरपंच के चुनाव में बहुत सारे ऐसे जो है फालतू के खर्चे वो किए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो चलती काफ़ी दिनों तक। ऐसा नहीं है मेरे साथ। मैं मेरा आपके साथ नहीं एक्सपीरियंस हुआ? बता दूं कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि गांव के ही लोग लड़ रहे हैं तो वही कन्विंस करते हैं लोगों को और वही मुझे लेके जाते हैं चुनाव लड़ाने के लिए। और उसी वजह से मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी बन जाती है कि मैं उनके लिए लड़ूं। तो उनकी हर बात के लिए हम लड़ते हैं, उनका विश्वास कायम रहे इसकी हम हमेशा कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका जो विज़न है अभी गांव के लिए बता दीजिए, क्या है आगे का? देखिए, गांव का डेवलपमेंट मैं हमेशा कहती हूँ कि हमने जैसे 2005 में हमारा मास्टर प्लान बनाया था, उस समय हमने 2005 से 2025 तक का मास्टर प्लान बनाया था। हालांकि वो मास्टर प्लान हमने 2010 में ही कंप्लीट कर लिया था। आउटर रोड्स, इनर रोड्स, बिल्डिंग्स लगभग हमने कंप्लीट उस समय ही कर ली थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है। सड़कें बनानी, बिल्डिंग्स बनानी, ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है ह्यूमनिटी को डेवलप करना, ह्यूमन हैबिट्स को डेवलप करना और रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना। तो मेरा साथ साथ में ये भी टारगेट रहा है, चूँकि 2015 में मैं पुनः सरपंच बनी थी, तो मुझे उस समय भी यही टारगेट लेके चलना था कि हम रोजगार कैसे मुहैया करवाएं अपनी पंचायत के लोगों को। तो उसके लिए हमने टूरिज़्म डेवलपमेंट पे काम करना चालू किया और लगातार इन कामों की कोशिशों से आज के दिन गोपालपुरा में लाखों हरे पेड़ आपको मिलेंगे, न केवल सड़क पे, खेतों में, घरों में। और फिर हमने हरितिमा ढाणी भी बनाई है, वहाँ पे आप अभी देख के आए 30,000 पेड़। और इसके अलावा हर 4 दीवारी जो सार्वजनिक है वहाँ हमने हज़ारों पेड़ लगाए हैं, वो सभी जिंदा हैं। और बावजूद इसके कि पथरीली ज़मीन है, एक तरफ नमक बनता है, तब भी हमारे पेड़ जिंदा है। हम उनके साथ में टूरिज़्म डेवलपमेंट, तभी हमारी स्वच्छता है, हमारी सफाई है, हमारी लड़ाई झगड़ों में भी हम सबको समझाइश करते हैं कि वे लड़ाई झगड़े नहीं करें, मुकदमे नहीं हो। कोशिश हमारी यही रहती है एक स्वच्छ वातावरण लोगों के भीतर हो, अंदर भी उजास होगा, बाहर भी उजास होगा, तभी हमारी आदर्श पंचायत बन सकेगी। और आने वाले समय में जितना हम टूरिज़्म से डेवलपमेंट करके रोज़गार हज़ारों लोगों को दे सकते हैं। हम सब्जी उत्पादन हमारे गांव का बहुत अच्छा है, हमारी सब्जियां कलकत्ता, सूरत सब जगह जाती है। इसके अलावा हमने अभी अश्वगंधा और इस तरह की चीज़ों के भी कुछ काम करने चालू किए हैं। अगर ये सक्सेस हो जाते हैं तो सभी खेतों में इस तरह की चीज़ें, कई स्टार्टअप कंपनियां हमसे संपर्क कर रही हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे नवाचार होने से मुझे लगता है, जैसे लवकुश वाटिका भी हमने बनाई है, हरितिमा ढाणी का 2nd फेज़ हम और डेवलप कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के साथ में मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में एक सुहाना स्वर्णिम समय होगा जब हर घर रोजगार उपलब्ध होगा। जी बिल्कुल, अगर आपके जैसा विज़न हर गांव के सरपंच का हो जाए तो विकास निश्चित ही है, कोई रोक नहीं सकता। तो ये थे हमारे साथ सविता राठी मैम, जो कि गोपालपुरा ग्राम पंचायत की सरपंच है। और मैम का काम जो है वाकई काबिल तारीफ़ है और हम तारीफ़ करते हैं आपके इस काम की, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा घूम करके इस ग्राम पंचायत में देखा, सीसी रोड, सड़कों का निर्माण करवाया हुआ, बिजली, पानी सबकी आपूर्ति, और वहीं सबसे ज़्यादा चीज़ है पर्यावरण, उसको लेकर के इतने सजग कि लोगों के घर भी जा कर के उनसे पेड़ लगवा दिए थे मैम ने। तो ऐसी स्टोरी और ऐसी ही कहानी के लिए जुड़े रहिए द खटक के साथ। शुक्रिया।